नमस्कार दोस्तों, 22 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये पहला जो आर्टिकल है आसाम इलेक्शंस को लेके, ये मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल अलायंसेस की बात हो रही है। कुछ पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है आपकी नॉलेज के पर्सपेक्टिव से, बट अभी के लिए 4 ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं इनको डिस्कस करने में काफ़ी समय लगेगा, तो ये आसाम इलेक्शंस वाला आर्टिकल मैं यहाँ पे टेकअप नहीं कर रहा हूँ। पहला आर्टिकल, डबलिंग डाउन ऑन अ रेजिलियंट इंडिया। देखिए, दुनिया भर में जो भी कॉरपोरेट्स है उनके दिमाग में ये रहता है कि भाई इंडिया में जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो प्रोएक्टिव नहीं है, इसलिए बहुत सारे बिजनेसेस चाइना में बिजनेस करने जा रहे हैं, इंडिया में बिजनेस करने नहीं आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर हैं, और ऑथर हैं नीरव पटेल, ये सीईओ हैं और को फाउंडर हैं द एशिया ग्रुप के। इन्होंने 4 ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जिसके चलते ये बोला है कि इंडिया भले ही एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट रखता है, लेकिन इंडिया में बिजनेस का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और दुनिया भर के जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं वो कैसे ना कैसे करके इंडिया में आना ही चाहते हैं। तो बिजनेस स्कोप्स इंडिया में कैसे ब्राइट हैं, इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पे ऑथर ने बताया है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है जंक इनएफिशिएंसी। देखिए, स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है 1 अप्रैल 2022। देखिए, 15 साल पुराने व्हीकल्स कॉमर्शियल, 20 साल पुराने व्हीकल्स प्राइवेट, अगर ये व्हीकल्स प्रॉपर सेफ्टी नॉर्म्स को अधेयर नहीं करते हैं तो इन व्हीकल्स को स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये लॉ मोस्ट प्रॉब्ली इस बजट सेशन में पूरी तरीके से पास हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी डेडलाइंस बना रखी हैं, जैसे 1 अप्रैल 2022 तक पब्लिक सेक्टर में जो व्हीकल्स हैं उनको स्क्रैप किया जाएगा, फिर कुछ और व्हीकल्स को 2024 तक, 2023, 2022 तक। तो ऐसे अलग अलग टाइमलाइंस बना के रखी हैं, उन टाइमलाइंस को देखेंगे। और यहाँ पे इस आर्टिकल में ये खामियां बताई गई, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट 2019 सेंट्रल सरकार लेके आई, केंद्र की सरकार लेके आई, बट चूंकि राज्य की सरकारों का सपोर्ट नहीं मिला तो मोटर व्हीकल एक्ट 2019 ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस प्रकार की स्क्रैपेज पॉलिसी को अगर आपको इफेक्टिव करना है तो 2 लोगों से सपोर्ट मिलना ज़रूरी है। पहला सपोर्ट तो राज्य की सरकारों से मिलना ज़रूरी है, और दूसरा सपोर्ट उन प्राइवेट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर से मिलना ज़रूरी है जिनसे नए व्हीकल्स खरीदेंगे लोग। क्योंकि लोगों के करंट व्हीकल्स को अगर आप स्क्रैप करोगे तो उनको नए व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, तो वो नए व्हीकल्स सस्ते मिलने चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में जो भी इन्वायरमेंटल पॉइंट्स दे रखे हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है राइजिंग पोवर्टी। यहाँ पे इंडिया और चाइना को कंपेयर किया है एक स्टडी ने, और ये स्टडी कंडक्ट की है प्यू रिसर्च सेंटर ने। प्यू रिसर्च सेंटर ने बताया है कि कैसे कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद इंडिया और चाइना में पोवर्टी बढ़ी, और इंडिया और चाइना के पोवर्टी फिगर्स, यानी वो लोग जो कि पोवर्टी लाइन के नीचे हैं, दूसरे वो लोग जो इंडिया और चाइना में मिडिल क्लास में आते हैं। तो कोविड-19 से पहले और कोविड-19 के बाद जो एक्सट्रीम गरीब थे और जो मिडिल क्लास में आते थे, इंडिया और चाइना, इन दोनों के एब्सोल्यूट नंबर्स को इस पर्टिकुलर आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट जो मैं आर्टिकल आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है ईरान डील कुड बी रिस्क्यूड बाय IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। देखिए, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, P5+1 नेशंस और ईरान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। अभी ईरान ने JCPOA के प्रोविजंस को मानना बंद कर दिया। ईरान ने बोला कि यार तुम लोगों ने हमको बेवकूफ़ बना रखा है, हम प्रोविजंस मान रहे हैं, तुम्हारा डोनाल्ड ट्रंप JCPOA को छोड़ देता है, हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटते नहीं है, तो हम पागल हैं क्या कि सैंक्शंस लगे हो तो भी इसके प्रोविजंस को माने जा रहे हैं। आप बाइडन आ गए पावर में, बाइडन कह रहे हैं कि भाई आप JCPOA के प्रोविजंस को मानो, बट ईरान की भी खुद की कुछ इज्जत है। पहले मानते हैं, यूएस एग्रीमेंट से बाहर निकल जाता, फिर यूएस एग्रीमेंट में वापस आके बोलता है कि JCPOA के प्रोविजंस मानो। ईरान को भरोसा ही नहीं कि 4 साल बाद जो यूएस प्रेसिडेंट आएगा वो फिर से JCPOA को लागू रखेगा भी कि नहीं रखेगा। तो यहाँ पे जो ईरान डील है, ईरान की बेसिकली जो JCPOA वाली जो डील है, अगर ये सक्सेसफुल नहीं भी रहती है तो भी ईरान को एक वायलेंट न्यूक्लियर पावर बनने में रोकने में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कैसे एक मेजर रोल प्ले कर सकती है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। ठीक है भाई, तो ये कुछ कह सकते हैं आप मेजर आर्टिकल्स हैं जो कि आज मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इन 4 मेजर आर्टिकल्स में ही आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है बिल्कुल कर दीजिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, जब भी मुझे मौका मिलता है मैं आपके कमेंट्स का जवाब देता हूँ। चूँकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पास आने वाला है तो मैं जल्दी मैसेजेस को नहीं चेक कर पा रहा हूँ। ओके, काफ़ी सारे मैसेजेस पेंडिंग हो गए, समय मिलने पे मैं उनका जवाब दे दूंगा।
सो प्लीज़ बी पेशेंट। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए। मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। रीजन बिंग यूट्यूब सारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प भी कर सकते हो। आपके लिए बहुत सारी वीडियोस मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बना रखी हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की वीडियोस हो, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स हो, या सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री हो। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देखिए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी 6 से 12th में आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप चाहो तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। आप शुरुआत करते हैं डबलिंग डाउन ऑन अ रेजिलिएंट इंडिया। फॉर लीडिंग कंपनीज विद ग्लोबल एम्बिशंस द रिवॉर्ड्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स कंट्री आर वर्थ परस्यूइंग। देखिए, इंडिया को ये कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं। आज की डेट में ऑब्जर्वर्स हर जगह हैं। जो एशियन ऑब्जर्वर्स चाइना को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब वो ये बोलते हैं कि भाई चाइना आगे ग्रो कर रहा है और चाइना में इंडिया से ज़्यादा पोटेंशियल है इकोनॉमिकली, वो अभी के इकोनॉमिक शिफ्ट को नहीं समझ पा रहे। और यहाँ पर ऑथर बोलना चाह रहे हैं कि ये जो डिकेड है ये इंडिया की इकोनॉमिक डिकेड है। ठीक है, भले ही इंडिया में जो सीईओज रहे हैं, इंडिया में जो इन्वेस्टर्स रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मुश्किल साल झेले हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में उनको परेशानी हुई है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जितनी भी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज हैं वो इस बात को तो मानती ही हैं कि उनकी ग्रोथ स्टोरी में इंडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। कुछ नाम जिन्होंने इंडिया में आके अपने बिजनेस सेटअप करके खूब पैसा कमाया है, गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, सैमसंग, फॉक्सकॉन, सिल्वर लेक, ये बस कुछ ऐसे फर्म्स हैं जिन्होंने इंडिया में 2020 में अपने फुटप्रिंट को बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, काफ़ी प्रॉफिट्स गेन किए हैं इंडिया से। आप देखिए, भले ही इंडिया 2020 में इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई हो, लेकिन फिर भी इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे आए हैं। इंडिया में ग्रोथ हुई है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। इंडिया में $60 बिलियन के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए हैं। हालांकि इक्विटी इनफ्लोज है। मैंने आपको बताया कि एफडीआई देश के लिए अच्छा होता है, बट इक्विटी एफडीआई के ऊपर बहुत प्रकार के सवाल उठाए जाते हैं। इक्विटी एफडीआई में क्या होता है कि फेसबुक आया और उसने जियो कंपनी के 10% शेयर खरीद लिए। अब ऐसा नहीं है कि फेसबुक ने पैसा इन्वेस्ट किया तो कोई नया प्रोजेक्ट बनाया गया। अगर किसी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में एफडीआई आती है तो नया कंस्ट्रक्शन होता है, मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, नए लोगों को नौकरियां मिलती हैं, नई सप्लाई चेन्स डेवलप होती हैं। जियो ऑलरेडी एक सेटल्ड मोबाइल कंपनी है, उसके 10% इक्विटी को फेसबुक ने खरीद लिया तो नया कुछ भी नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम होती है एफडीआई इक्विटी वाली में। बट फिर भी चलिए, इंडिया में $60 बिलियन की इक्विटी आई है। अब कुछ लोगों के लिए ये चीज़ अच्छी है, कुछ लोगों के लिए चीज़ खराब है। खराब क्यों है? क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जो एफडीआई आई है वो इक्विटी में आई है, और जो मेजर चंक है वो रिलायंस जियो में जो फेसबुक ने खरीदा था उसके चलते एफडीआई इनफ्लो ज़्यादा नजर आ रहे हैं। अगर आप बात करो तो भले ही इंडिया में एफडीआई का जो इनफ्लो है 2020 में ज़्यादा है, बट कहीं ना कहीं वो चाइना और ब्राज़ील से कम है। अब बात यह है कि इंडिया की इकोनॉमी 1991 में लिबरलाइज हुई, लगभग 30 साल बीत चुके हैं। बिजनेस करने का तरीका अभी भी इंडिया में चैलेंजिंग है। इंडिया की प्रॉब्लम्स क्या बताई जाती हैं कि भाई पॉलिसी लैंडस्केप बहुत ज़्यादा हैफर्ड है, एक बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, एकदम से मार्केट एक्सेस बैरियर्स आ जाते हैं कॉर्पोरेट्स के सामने। लेकिन कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ऑथर का ये बोलना है कि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो कॉर्पोरेट्स को ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देता है। और इसके लिए 4 वजह बता रहे हैं यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि यहाँ पे 4 ऐसे कोर डायनेमिक्स हैं जिसके चलते लॉन्ग टर्म में मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में फायदा ही होगा। पहला डोमिनिक्स कौन सा है? पहला है डायनेमिक शेयर डेमोग्राफिक। इंडिया में 140 करोड़ लोग रहते हैं, और इन 140 करोड़ लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो किसी भी मल्टीनेशनल को इंडिया में खींच के लाएगी। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, और अगर कोई भी कंपनी आके इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है तो वो प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बिक सकते हैं। चाइना भी इसी वजह से ग्रो किया। चाइना में जो भी प्रोडक्ट बना, चाइना के लोगों की इकोनॉमिक ताकत ज़्यादा थी, उन्होंने उस प्रोडक्ट को खरीदा। इंडिया में भी आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे होने वाला है। इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, इंडिया के लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी अभी डेवलप हो रही है, और धीरे धीरे इंडिया के लोग भी प्रोग्रेसिवली उस सामान को खरीदेंगे। ठीक है, फिर चाइना के अलावा जो सबसे बड़ा मार्केट है ऑब्वियसली बात है वो इंडिया ही के ही है, और इंडिया में एक बहुत राइजिंग मिडिल क्लास है। 600 मिलियन पीपल, लगभग 60 करोड़ लोग मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, और इस मिडिल क्लास के पास परचेजिंग पावर है। तो भाई कहीं ना कहीं अगर कोई कंपनी आके इंडिया में धंधा सेटअप करती है तो वो इंडियंस के वॉलेट्स में घुसेगी, इंडियंस के पर्स में घुसेगी। तो ऐसी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। दूसरा, शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स। यूएस और चाइना में कंपटीशन बढ़ रहा है, उस कंपटीशन के चलते ग्लोबल लैंडस्केप जो है इन्वेस्टमेंट का
और मैन्युफैक्चरिंग का वो बदल रहा है। चूंकि यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर चल रहा है और जो यूएस की कंपनीज है वो मेजर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, तो कहीं ना कहीं यूएस की कंपनीज भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं। वो किसी एक कंट्री पे ओवर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती अपने सप्लाई चेन के लिए। और इस चीज का फायदा वियतनाम जैसी कंट्रीज ने बहुत उठाया। जब चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने, तो बहुत सारी कंट्रीज अपने मैन्युफैक्चरिंग को वियतनाम में रिलोकेट कर गई। अब इंडिया भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है इस चीज के ऊपर कैपिटलाइज करने की, यूएस चाइना ट्रेड वॉर को कैपिटलाइज करने की। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। हालांकि हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर नॉट अप टू मार्क। सोचिए, हमारी 140 करोड़ की आबादी का देश और वियतनाम 10 करोड़ की आबादी का देश, और हमसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और हमसे ज्यादा बिजनेस रीलोकेशन वियतनाम अपनी तरफ खींच गया। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि ये इंडिया के लिए कोई बहुत अच्छा सिग्नल नहीं है। बट चलिए, जो भी है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज को अच्छा करना है। कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में बहुत इन्वेस्ट कर चुकी हैं। सैमसंग जैसी कंपनीज इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुकी हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स हैं सिस्को, नोकिया, एरिक्सन और फ्लेक्स जैसे, जो कि और आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में। जो नए इंसेंटिव प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इनके चलते और बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हैं जो आने वाले समय में इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। तीसरा पॉइंट जिसके चलते इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो है डिजिटल कनेक्टिविटी। भाई देखिए, इंडिया में मोबाइल डाटा रेट्स जो है ना, वो वन ऑफ द लीस्ट है दुनिया में। इंडिया में एक मोबाइल रेवोल्यूशन आया है, एक डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, जिससे इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी को एक पुश मिला है। आज की डेट में 70 करोड़ से ज्यादा इंडियंस के पास इंटरनेट का एक्सेस है। मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बोलना है कि लगभग 50 करोड़ लोग इंडिया में अभी भी ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है, जो अभी भी ऑफलाइन है। और टारगेट ये है कि इन 50 करोड़ लोगों को भी ऑनलाइन लेके आया जाए। और इन 50 करोड़ लोगों को ऑनलाइन लेके आने में लीडिंग ग्लोबल टेक कंपनीज का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे मोबाइल जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो कुल मिला के बात यह है कि डिजिटल फील्ड में, डिजिटल इनोवेशन में जो हमारी डोमेस्टिक इंडियन कंपनीज हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इनोवेट किया है, कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी सर्विसेज को बहुत कम दामों में लोगों तक पहुंचाया है, जिसके चलते इंडिया का एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप हुआ है एज फार एज इंटरनेट इज कंसर्न। अब इससे कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जुड़े हुए हैं। इंडिया की जो टेक्नोलॉजिकल फर्म्स है और जो मल्टीनेशनल्स हैं, वो रेगुलरली एमओयूज आपस में साइन करते रहते हैं। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स इंडिया की टेक फर्म्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो जो टेक मार्केट है इंडिया का, जो डिजिटल मार्केट है इंडिया का, उसमें नाना प्रकार की अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले समय में प्रोड्यूस होंगी। तो इस डिजिटल मार्केट को ऑक्युपाई करने के लिए भी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। और चौथा है नेशनल रेजिलियंस। इंडिया के ऊपर कोई भी परेशानी आ जाए, इंडिया कैसे ना कैसे करके उस परेशानी से बाहर निकलेगा। और ये बात हमने प्रूव की है नोवल कोरोना वायरस में। अगर आप बात करो तो इंडिया ने कोरोना वायरस को, पैंडेमिक को, बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज से अच्छा हैंडल किया। आप इटली जैसी कंट्रीज को देख लो, यूके को देख लो, यूएसए को देख लो। इनकी जितनी आबादी है और इनके पास जितना मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जितना पैसा है, उस हिसाब से इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है और इंडिया के पास पैसा कम है। तो इम्प्लीमेंटेशन जो इंडिया का है व्हेन इट कम्स टू टैकलिंग कोरोना वायरस, काफ़ी अच्छा है। हमने अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को अपने मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम से पहले ही इम्प्लीमेंट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया में कोरोना वायरस की टैकलिंग को देख के रिमार्केबल डेवलपमेंट देखने को मिला है। तो भाई, 21वीं शताब्दी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक नहीं, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट वजह बता रहे हैं ऑथर कि भाई वो इंडिया में आके कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन कंपनीज को भी ये याद रखना पड़ेगा कि इंडिया में आके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये वन वे वेल्थ ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब ये जो ग्लोबल कॉर्पोरेट्स है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि वो इंडिया में आएंगे और इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे और इंडिया के मार्केट से पैसा कमा के चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। उनको इंडिया में जगह तभी मिलेगी जब वो इंडिया के डेवलपमेंट को भी अपनी कोर स्ट्रेटजी में रखेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना अपनी कोर स्ट्रेटजी में रखेंगे, इंडिया का सोसाइटल डेवलपमेंट करना अपनी कोर स्ट्रेटजी में रखेंगे, लंबे समय के लिए इंडिया के टैलेंट में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया के लोगों के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को कैटर करेंगे। अगर ये सारी चीजें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स करेंगे तो कहीं ना कहीं इंडिया में भी उनका खुले दिल से स्वागत होगा। ये बात यहाँ पे ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जंक एफिशिएंसी। ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। देखिए, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, जो कि नितिन गडकरी जी के अंदर है,
पहले तो भाई जो हमारे व्हीकल्स हैं, जो पॉल्यूटिंग व्हीकल्स हैं, उसके ऊपर एक ग्रीन टैक्स लगाने की कोशिश की सरकार ने। उसके बाद अब स्क्रैपेज पॉलिसी आई है। ये व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी एक मच अवेटेड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही पहली बार व्हीकल स्क्रैपेज की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। पहले बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में इस प्रकार की पॉलिसीज को टेस्ट किया जा चुका है। इसके बहुत से फायदे हैं। एजिंग और पॉल्यूटिंग ऑटोमोबाइल्स को हटा दिया जाएगा, जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, साफ एनवायरनमेंट होगा, थाउजेंड्स ऑफ जॉब होंगी। अब आप बोलोगे सर एजिंग और पॉल्यूटिंग व्हीकल्स से क्लीनर एनवायरनमेंट तो होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, पॉल्यूशन नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट साफ होगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे होंगे? देखिए, जब आप व्हीकल का स्क्रैपेज करोगे तो आपको बहुत सारे स्क्रैपेज सेंटर्स बनाने पड़ेंगे। उन व्हीकल्स की एफिशिएंसी कितनी है उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग स्टेशंस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। दूसरा, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इंडिया की, उसको नई कारें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि जिनके व्हीकल्स स्क्रैप होंगे उनको नए व्हीकल्स की जरूरत होगी। तो नए व्हीकल्स के लिए कार बनानी पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, तो वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक पुश मिलेगा। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। 1 अप्रैल 2022 टारगेट बनाया गया। किन व्हीकल्स के लिए? वो व्हीकल्स के लिए जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है और पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल के अंदर है। फिर उसके 1 साल बाद का टारगेट बनाया गया है हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स को बाहर निकालने का। तो 1 अप्रैल 2022 तक वो व्हीकल्स जो कि गवर्नमेंट की सर्विस में और पब्लिक सेक्टर की सर्विस में, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब जितनी भी पुरानी एम्बेसडर्स आपको IAS IPS इस्तेमाल करते हुए दिखते थे, ऑब्वियस सी बात, उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा और नई गाड़ियां आएंगी। तो फिर इसकी डेडलाइन हो गई 1 अप्रैल 2022। अगली डेडलाइन है 1 अप्रैल 2023। तब तक पब्लिक सेक्टर के बाद जो कॉमर्शियल व्हीकल्स चल रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बसेस चल रही हैं, इन सब की टेस्टिंग होगी। ओके, जो बड़े बड़े प्राइवेट कॉमर्शियल व्हीकल्स चल रहे हैं, दिल्ली की DTC बसेस हो गई, दिल्ली की ब्लू लाइन बसेस हो गई, इस प्रकार के जो कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, ठीक है ना, जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, इनकी टेस्टिंग होगी। और अगर ये अपने मैंडेटरी फिटनेस चेक को नहीं प्रूव कर पाए तो इनको भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। और 2024 तक जितने भी प्राइवेट व्हीकल्स हैं, आपके इंडिविजुअल जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, उनकी भी चेकिंग करी जाएगी। और अगर आपके प्राइवेट व्हीकल्स पॉल्यूशन नॉर्म पे सेट नहीं बैठते हैं तो इनको भी स्क्रैप कर दिया जाएगा। अब ये ग्रेजुअल इंप्लीमेंटेशन है। 1 अप्रैल 2022 तक पब्लिक सेक्टर और सरकारी व्हीकल्स, 2023 तक हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स, 2024 तक सारे प्राइवेट व्हीकल्स, चाहे वो आपके प्राइवेट यूज वाले क्यों ना हो। ये एक बहुत मुश्किल टास्क है। पहली बात तो इतने बड़े लेवल पे ऑटोमेटेड फिटनेस चेकिंग सेंटर्स बना पाना, ये बड़ी बात है। दूसरी बात, इतने बड़े स्केल पे कॉमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स को स्क्रैप कर पाना। कॉमर्शियल व्हीकल्स जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, प्राइवेट व्हीकल्स जो 20 साल से ज्यादा पुराने हैं। यहां पे सरकार के सामने बड़े अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आएंगी। क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? देखिए, एक बार मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने किसी एक फिटनेस सेंटर में जाके अपने व्हीकल को टेस्ट किया और पता चला कि वो व्हीकल प्रॉपर नहीं है, उसको स्क्रैप करना है। तो वो पर्टिकुलर इंसान देखेगा कि स्क्रैपेज में उसको कितना पैसा मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, स्क्रैप करने में उसको जितना पैसा मिलेगा वो कम ही होगा, और नया व्हीकल खरीदने में जो पैसा होगा वो ज़्यादा होगा। और कभी कभी लोग इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो वो हो सकता है कि अपने व्हीकल को स्क्रैप ना करा के किसी छोटे टाउन में अपने व्हीकल को बेच दें, गाँव ले जाके अपने किसी रिश्तेदार को व्हीकल दे देंगे तो आप इस्तेमाल करो। मतलब कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में काफी प्रॉब्लम आने वाली है। एक बार एक पर्टिकुलर पर्सन को पता चल गया कि उसका व्हीकल स्क्रैप हो रहा है, तो हो सकता है उसको डिस्पोज ना करके किसी और प्रकार से इस्तेमाल करने की कोशिश करे, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियली उसको थोड़ा नुकसान होगा। इसलिए जरूरी ये है कि भाई जिन लोगों का व्हीकल स्क्रैप हो रहा हो, उनको अगर नए व्हीकल्स आप दे रहे हो तो उनको रोड टैक्स में रिलैक्सेशन दो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन में उनको रिलैक्सेशन दो। और इसके लिए केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों को भी उतनी ही, आप कह सकते हो, गुडविल दिखानी पड़ेगी इस पर्टिकुलर स्कीम की तरफ। अब प्रॉब्लम यह है कि 2019 में जो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 2019 वाला, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इसको निकाला था। इसमें बहुत सारी चीजें की गई थी मोटर व्हीकल से रिलेटेड एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए। जो अलग अलग प्रकार के फाइन होते हैं इनको बढ़ाया गया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस पर्टिकुलर एक्ट को सपोर्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये एक्ट था केंद्र सरकार का। अगर इस प्रकार के एक्ट को स्टेट गवर्नमेंट अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करती हैं तो सारी की सारी पॉलिटिकल माइलेज केंद्र सरकार ले जाएगी, राज्य की सरकार को पॉलिटिकल माइलेज मिलेगी नहीं। तो ये चीजें बहुत पॉलिटिकल होती हैं। जब किसी स्कीम का पॉलिटिकल माइलेज केंद्र सरकार को मिलता है तो राज्य सरकार उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करती। कुल मिला के ये प्रॉब्लम व्हीकल स्क्रैपेज में आएगी। अगर व्हीकल्स स्क्रैप हो रहे हैं
तो नए व्हीकल्स में जो स्टेट का रोड टैक्स लगता है वो रेट टैक्स स्टेट को कम करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कम करना पड़ेगा, इससे स्टेट की कमाई कम होगी। अब सवाल उठता है कि क्या एक केंद्र सरकार की स्कीम के लिए राज्य सरकार अपना नुकसान करेगी? ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जब ये लोग जिनके व्हीकल्स स्क्रैप हो रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अपना नया व्हीकल खरीदने जाएंगे तो भाई जेन्युइन डिस्काउंट्स मिलने चाहिए। तो क्या ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वाले सस्ती गाड़ियां बेचेंगे, डिस्काउंट पे गाड़ियां बेचेंगे? ये भी भाई एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये भी तो कमाने के लिए बैठे हैं, ये कौन सा धर्म बांट करने के लिए बैठे हैं। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए जो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, लगभग 17 लाख ऐसे हैं जिनके पास किसी भी प्रकार का फिटनेस सर्टिफिकेट अभी के लिए पता चल रहा है नहीं मिलने वाला है। अब जो बड़े हैवी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं जो लगभग 17 लाख हैं, ऑब्वियसली बात है इनको भी स्क्रैप करना है। बहुत सारे ऐसे बड़े कॉमर्शियल व्हीकल्स को छोटे ऑपरेटर्स चला रहे हैं और ये छोटे ऑपरेटर्स बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं। ये जैसे तैसे मार्केट में टिके हुए हैं और वो इस व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को बहुत प्रोएक्टिवली अपोज कर रहे हैं। उनका ये बोलना है कि भाई ये गलत है। अब यहाँ पे इन स्मॉल ऑपरेटर्स को कैसे मदद प्रोवाइड की जाए, ये केंद्र सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल अरेंजमेंट ऐसा लेके आना पड़ेगा जिससे जो छोटे ऑपरेटर्स हैं जो कि हैवी ड्यूटी कमर्शियल व्हीकल्स ऑपरेट करते हैं, ये भी प्रोएक्टिवली अपने व्हीकल्स को स्क्रैप करके नए व्हीकल्स लेके आए। समझ गया बात को? तो व्हीकल स्क्रैपेज नो डाउट एक ब्रिलियंट आइडिया है, लेकिन इस ब्रिलियंट आइडिया के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं। उन फाइनेंशियल लॉसेस की आप भरपाई कैसे करोगे, ये एक बड़ा सवाल है जिसका अभी कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटरनेशनली ये जो व्हीकल स्क्रैपेज और रिप्लेसमेंट की पॉलिसी है केवल इंडिया में कंसीडर नहीं की जा रही है, देश के बहुत से देशों में, दुनिया के बहुत से देशों में कंसीडर की जा रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि देखिए कोविड-19 अफेक्टेड इकोनॉमीज है, कहीं ना कहीं सबको ये पता है कि इन्वायरमेंटल डैमेज एक लिमिट से ज़्यादा ह्यूमन काइंड झेल नहीं सकता, इसलिए ग्रीन टेक्नोलॉजी लाना जरूरी है और ग्रीन टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिक व्हीकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पुराने व्हीकल्स को स्क्रैप कर देते हो, आप इस प्रकार से भी समझो कि सरकार अगर पुराने व्हीकल्स स्क्रैप करवाती है तो लोगों के सामने एक चॉइस ये भी रहेगी कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद लें। और आपको पता है कि बड़े बड़े ब्रांड्स मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ऑलरेडी इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। जल्दी ही मारुति सुजुकी जैसे ब्रांड्स भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हो सकता है कि सरकार की सोची समझी, आप कह सकते हो कि प्लान हो कि पुराने व्हीकल्स को हटवा के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इसमें कुछ बुरा नहीं है। देखिए पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर ये टारगेट है कि 2050 तक हम लोग नेट जीरो एमिशंस करेंगे। तो ये जो पुरानी गाड़ियां हैं जो उल्टा सीधा धुआं उगले ही जा रही हैं, भाई इनको कैसे ना कैसे करके हटाना ही पड़ेगा, ये मजबूरी है। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल ड्रिवन ये जो व्हीकल्स हैं इनको हटाना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके आया जाए। लेकिन ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, कोविड-19 से पहले इसका जो जीडीपी में शेयर था ना वो 7.5% था। और कहीं ना कहीं ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जो व्हीकल्स बनाती थी ना, ये हमारे फ्यूल के इंपोर्ट बर्डन को बढ़ाती थी। तो ये पेट्रोल से चलेंगी, डीजल से चलेंगी। इस पेट्रोल डीजल के लिए हमको क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा और इस क्रूड ऑयल के लिए हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार एक कह सकते हैं ना कि एक तीर से दो निशाने वाले काम कर रहा है, क्लाइमेट को भी अच्छा करवा रहा है और हमारे फ्यूल इंपोर्ट्स को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सेंटर को एक बैलेंस स्थापित करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से, उन मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे जो फ्यूल एफिशिएंट कार बना रहे हैं। तो वो मैन्युफैक्चरर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं उनको ज्यादा इंसेंटिव देना, वो मैन्युफैक्चरर्स जो एनर्जी एफिशिएंट कारों के इंजन बना रहे हैं उनको ज्यादा इंसेंटिव देना चाहिए। ठीक है ना, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी को और हायर फ्यूल स्टैंडर्ड्स को प्रायोरिटाइज करना यहाँ पे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। वो ऑटोमोबाइल कंपनीज जो ज्यादा फ्यूल खाने वाली कार बना रहे हैं, वो लोग जो ज्यादा फ्यूल खाने वाली कार खरीद रहे हैं, उनके ऊपर टैक्सेस बनाना बहुत जरूरी है। कुल मिला के यहाँ पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस प्रकार के जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है ये पहले भी बहुत सी कंट्रीज में इंप्लीमेंट की गई है और वहां पे इसके इंटेंडेड एफिशिएंट आउटकम्स निकल के नहीं आए हैं। साफ साफ यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इतने प्रोएक्टिव स्केल पे व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको एक बात इंश्योर करनी पड़ेगी कि जो नए व्हीकल्स आए उससे ज्यादा पॉल्यूशन ना हो, और अगर कोई ज्यादा पॉल्यूशन करने वाला व्हीकल खरीद रहा है तो इस बात को इंश्योर किया जाए कि उसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाया जाए। यहाँ पे इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग होनी चाहिए, एक ऐसी स्क्रैपिंग जिससे
पुराने व्हीकल्स से हम ज़्यादा मटेरियल्स को रिकवर कर सकें, हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकें, हम माइनिंग को कम कर सकें, इन्वायरमेंट पे प्रेशर को कम कर सकें। तो हमने एक ऐसी व्हीकल्स पैसेज पॉलिसी इंप्लीमेंट की जिससे जो नए व्हीकल्स आए वो भी उतना पॉल्यूशन करने लगे अगले 5 से 10 सालों में। तो ये डिजायरेबल नहीं है, ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। और बहुत प्रोएक्टिव लेवल पे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने की जरूरत है, हाई फ्यूल स्टैंडर्ड वाले व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने की जरूरत है। ये बात यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं राइजिंग पॉवर्टी की। विद द स्पर्ट इन कोविड-19 केसेस द नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी इज अंडर थ्रेट। यहाँ पे भाई प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट के हिसाब से एक आर्टिकल है। प्यू रिसर्च सेंटर की नई स्टडी क्या बोलती है? ये स्टडी बोलती है कि भाई कोविड-19 पैंडेमिक का जो इम्पैक्ट आया है ना चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर, इसको यहाँ पे स्टडी किया जा रहा है। 2020 में इंडिया और चाइना के ऊपर जो रिस्पॉन्स रहा है, जो इफेक्ट रहा है कोविड-19 पैंडेमिक का, वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट रहा है। डिस्प्रपोर्शनेट डिलीटीरियस मतलब क्या हो गया? इंडिया के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत जरूरत से ज्यादा बुरा है। चाइना के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बुरा है, बट इंडिया जितना बुरा नहीं है। देखते हैं कैसे। इंडिया में क्या बोला जा रहा है? शार्प इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आया जिसके चलते 7.5 करोड़ लोग गरीब हो गए। आप समझिए बात को, मतलब कि ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया उसके चलते दुनिया भर में ये जो $2 का इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन रखी गई है कि अगर आप एक दिन में एक आदमी $2 से कम कमा रहा है तो वो गरीब की कैटेगरी में आता है। 2020 में हुआ ये कि कोरोना के पैंडेमिक के बाद इंडिया में 7.5 करोड़ लोग और गरीब हो गए। इस 7.5 करोड़ के कंपैरिजन में अगर आप चाइना में देखो तो पैंडेमिक के समय पे चाइना में जो लोग गरीब हुए हैं वो 10 लाख है। आप सोचिए, इंडिया में पैंडेमिक के चलते 7.5 करोड़ लोग गरीब हो गए, चाइना में पैंडेमिक के चलते केवल 10 लाख लोग गरीब हुए। अब आप समझ लो एब्सोल्यूट नंबर्स में जो नंबर ऑफ पुअर थे इंडिया में वो कितने पहुंच गए? 13.4 करोड़। मतलब 7.5 करोड़ से 13.4 करोड़ पहुंच गए। मतलब पिछले 9 साल में हमने जो कुछ भी प्रोग्रेस करी थी वो प्रोग्रेस हमारी नलिफाई हो गई। 9 सालों में जितनी हमने गरीबी कम करी, कोविड-19 के पैंडेमिक ने हमको उसी गरीबी के लेवल पे एक झटके से पहुंचा दिया। देखिए क्या बोला है, रिवर्सिंग द गेन मेड इन द प्रीसीडिंग 9 years when the country cut the number of poor by more than 3/4 to an estimated 7.8 करोड़। मतलब 2019 में इंडिया में जो नंबर ऑफ पुअर थे वो 7.8 करोड़ पहुंच गए थे, वो फिर से 13.4 करोड़ पहुंच चुके हैं। 7.5 करोड़ लोग और गरीब हो गए 2020 में। चलिए भाई आगे बात करते हैं। चाइना की बात की जाए तो चाइना में द पॉपुलेशन ऑफ पुअर लाइकली इंच्ड अप टू 40 लाख, मैचिंग द 2019 लेवल। आपको मैंने बताया कि चाइना में 10 लाख लोग और ज्यादा गरीब हो गए, तो टोटल गरीब चाइना में कितने पहुंच गए? 40 लाख। सोचिए इंडिया में 13.4 करोड़ लोग गरीब हैं और चाइना में 40 लाख लोग गरीब हुए। 2019 में भी लगभग चाइना में 40 लाख लोग गरीब थे। अब मिडिल क्लास के नंबर्स को देखते हैं। ये तो हमने गरीबों के नंबर को देखा। मिडिल क्लास के लोगों की डेली इनकम कितनी है? 10 से 20 डॉलर। ठीक है भाई, इंडिया में जो मिडिल क्लास में लोग आते हैं वो थोड़े कम हो गए, क्योंकि मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग गरीब की कैटेगरी में पहुंच गए पैंडेमिक के समय पे। तो ओवरऑल मिडिल क्लास के लोग जो थे वो कम हो गए। लगभग 3.2 करोड़ लोग मिडिल क्लास की कैटेगरी से गरीबों की कैटेगरी में चले गए, इसलिए 3.2 करोड़ मिडिल क्लास के लोग इंडिया में कम हो गए। तो अब मिडिल क्लास के लोग कितने पहुंच गए? 6.6 करोड़। अब सोचिए कितने बुरे हालात हैं। पहले जो लगभग 10 करोड़, लगभग 9.8 करोड़ मिडिल क्लास के लोग थे इंडिया में, वो 6.6 करोड़ हो गए। 3.2 करोड़ मिडिल क्लास के लोग और गरीब हो गए पैंडेमिक के दौरान। वहीं पे अगर चाइना में देखा जाए तो चाइना की भी लगभग 1/3 लेवल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अगर आप देखो तो प्री पैंडेमिक प्रोजेक्शन क्या था कि भाई 50.4 करोड़। मतलब कि कोरोना के बाद भी चाइना में जो टोटल नंबर ऑफ मिडिल क्लास के लोग हैं, मिडिल इनकम वाले लोग हैं, और माइंड इट वहां की मिडिल इनकम हमारी मिडिल इनकम से अलग है। 49.3 करोड़ लोग चाइना में मिडिल इनकम में है। पैंडेमिक से पहले एक्सपेक्ट किया गया था कि 50 करोड़ लोग रहेंगे, लगभग 50.5 करोड़ लोग रहेंगे, लेकिन 49 करोड़ लोग मिडिल इनकम में है। ठीक है ना भाई, मतलब आप कह सकते हो कि उनके प्रोजेक्शन के हिसाब से 1 करोड़ लोग के पास ही कम, मतलब 1 करोड़ कम लोग ही मिडिल इनकम में रहे हैं। कहने का मतलब ये है, चाइना ने प्रोजेक्ट किया था पैंडेमिक से पहले कि उनके लगभग 50.5 करोड़ लोग मिडिल इनकम कमा रहे होंगे, लेकिन कोरोना के बाद 49.3 करोड़ लोग मिडिल इनकम कमा रहे हैं। मतलब सिर्फ 1 करोड़ लोग लगभग कम मिडिल इनकम कमा रहे हैं। मतलब
पैंडेमिक का इंपैक्ट तो पड़ा है चाइना पे, बट उस लेवल पे इंपैक्ट नहीं पड़ा है। फिर प्यू असेसमेंट का ये जो डाटाबेस आया, ये आया कहां से? तो यहां पे एनालाइज किया गया है वर्ल्ड बैंक को पॉवकल नेट डाटाबेस को। यहां पे बहुत सारे एजम्पशंस किए गए हैं। इंडिया के लिए जो कंजम्पशन फिगर्स हैं वो 2011 से उठाए गए हैं, चाइना के लिए जो कंजम्पशन फिगर्स हैं वो 2016 से उठाए गए हैं, जिसके लिए जो भी डाटा अवेलेबल है वहां से डाटा उठाया गया। तो ये सब फिगर्स देख के एक चीज तो पता चलता है कि भाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इंडिया और चाइना में कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने यह बताया है कि इंडिया में जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, किसकी वजह से? पैंडेमिक के चलते। और जो सबसे ज्यादा नुकसान झेला है इस कोविड-19 का फाइनेंशियल इंपैक्ट अगर सबसे ज्यादा किसी पे हुआ है तो वो इंडिया की लोअर इनकम पॉपुलेशन पे हुआ है। डिसप्रोपोर्शनेटली इन पे इंपैक्ट आया है। सबसे ज्यादा इनकी जॉब लॉसेस हुए हैं, सबसे ज्यादा इनके इनकम लॉसेस हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल लॉकडाउन लगाए। केंद्र की सरकार ने भी लॉकडाउन लगाए, राज्य की सरकार ने भी लॉकडाउन लगे, और चीजें काफी खराब हो गई इंडिया में। और इसके रिस्पेक्ट में इंडिया का जो फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्स आया, दैट इज नॉट अप टू द मार्क। जो इंडिया का फिजिकल पॉलिसी रिस्पॉन्स यहां बताया जा रहा है, इसको काफी अंडरवेलमिंग बताया जा रहा है, ठीक है। और कोरोना के पैंडेमिक से चल पहले भी इंडिया कहीं ना कहीं प्रो कॉर्पोरेट स्टेप्स ले रही है। इंडिया टैक्स कट्स कर रही है, बेसिकली यहां सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑथर क्या बोल रहे हैं कि भैया सरकार टैक्स में कट कर रही है, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, ग्रोथ को लाने के लिए। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर भाई रिकॉर्ड लेवल ऑफ डिमांड आई है। आपको पता है सारे के सारे माइग्रेंट्स अपने गांव वापस लौट गए और गांव में जाके वो मनरेगा में ही काम मांगेंगे। तो रूरल हिंटरलैंड में गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की जो डिमांड नरेगा में बढ़ी है, ये इस बात को दिखाता है कि किस हद तक हमारी इकोनॉमी इस कोरोना के इंपैक्ट के चलते परेशान हुई है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई कोविड-19 के केसेस रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक रिकवरी है वो भी यहाँ पे खतरे में आ रही है। और अगर ये कोविड-19 के केसेस आगे बढ़ते हैं और कहीं गलती से 1-2 लॉकडाउन और लग जाते हैं तो जो पॉवर्टी है इंडिया में वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत प्रोएक्टिव होनी चाहिए, और गवर्नमेंट की पॉलिसी पे बेसिकली ये पता चलेगा कि गवर्नमेंट लोगों की जिंदगी पे ज्यादा ध्यान देती है या गवर्नमेंट लोगों की लाइवलीहुड पे ध्यान देती है। देखिए कोरोना के पैंडेमिक में लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड की डिबेट बहुत बड़ी रही है। लाइफ मतलब क्या है कि आपकी हेल्थ को खतरा है तो आप हेल्थ पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर आप डेली की कमाई पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो जिससे आपके घर का खर्चा चलता है। दुनिया भर में ये डिबेट रही है कोविड-19 के पैंडेमिक को लेके, और भारत सरकार के सामने भी ये एक बहुत मुश्किल पॉलिसी चॉइस खड़ी हुई है, और क्रिटिसाइज करने के लिए हिंदू के ऑथर्स भी खड़े हुए हैं। देखते हैं भारत सरकार क्या करती है। आज के आखिरी आर्टिकल को देखते हैं। ईरान डील could be rescued by International Atomic Energy Agency. A new initiative by IAEA may help to find an alternative to JCPOA in changed circumstances. यहां पे क्या बताया जा रहा है? यहां पे बताया ये जा रहा है कि भाई एक चिकन और एग गेम खेला जा रहा है यूएस और ईरान के बीच में ऑन जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। चिकन एंड एग गेम क्या होता है कि भाई अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई, मतलब कि कौन काम पहले करेगा। तो यूएस ईरान से बोल रहा है कि पहले आप जेसीपीओए के एग्रीमेंट्स को इंप्लीमेंट करो, ठीक है। ईरान यूएसए से बोल रहा है कि तुम पहले हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटाओ, फिर हम जेसीपीओए के एग्रीमेंट्स को मानेंगे। तो यहां पे एक टसल की स्थिति आ गई। यूएसए बोल रहा है ईरान को कि तुम पहले जेसीपीओए को मानो, ईरान बोल रहा है पहले सैंक्शंस हटाओ फिर जेसीपीओए को मानेंगे। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को बोल रही तुम पहले। तो चिकन और एग गेम चालू है। यहां पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। यूएस ने ईरान पे प्रेशर डालने की कोशिश की। यूएस ने क्या बोला कि आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई 1 से 5 मार्च, वहां पे यूएस ने एक रेजोल्यूशन प्रपोज किया, और इस रेजोल्यूशन में यूएस ने क्या बोला, इसने ईरान को मतलब क्रिटिसाइज किया कि ईरान भाई जेसीपीओए को नहीं मान रहा है, ईरान आईएईए के सेफगार्ड्स का वायलेशन कर रहा है, ईरान हो सकता है आगे आने वाले समय में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकल जाए, ईरान हो सकता है न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने की कोशिश करे। मतलब आईएईए की मीटिंग में यूएस ने ईरान के ऊपर यहां पे प्रेशर डालने की कोशिश की है। अब यहां पे जो ऑथर है इस आर्टिकल के, टीपी श्रीनिवासन साहब, ये इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं आईएईए में 2001 से लेकर 2004 तक। इनका क्या बोलना है, ये ईरान के व्यू पॉइंट को यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका यह बोलना है कि जब भी आईएईए की मीटिंग होती थी उस समय पे ये जाके उस मीटिंग में बैठते थे, और वहां पे जब ये ईरानियन एम्बेसडर से और ईरानियन डिप्लोमेट से मिलते थे
तो ईरानियन डिप्लोमेट्स वहां पे इंडियन डिप्लोमेट्स की एक बात में बहुत तारीफ करते थे कि इंडिया ने जिस प्रकार से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को फॉलो किया है, जिस तरीके से डील किया है, बेसिकली इंडिया की जो डीलिंग रही है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की, इस बात से कहीं ना कहीं ईरान वाले बहुत इंप्रेस थे। आपको पता है इंडिया ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं किया है, उसके बाद भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के सारे बेनिफिट्स इंडिया उठा रहा है, और ईरान जैसी कंट्री ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन कर रखा है, उसके बाद भी उनको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। एक समय तो ऐसा आया था कि ईरान ये बोल रहा था कि हमको भाई एनपीटी ट्रीटी को छोड़ना है, लेकिन ये बात क्लियर थी कि एक बार आपने एनपीटी ट्रीटी ज्वाइन कर ली तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आपको एनपीटी ट्रीटी नहीं छोड़ने देगा। अब ईरान के डोमेस्टिक उसकी बात करते हैं। ईरान में जो उनके सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमेनी, उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करना चाहता है, लेकिन जो फॉरेन पॉलिसी है ईरान की फॉरेन पॉलिसी क्या बोलती है? ईरान की फॉरेन पॉलिसी ये बोलती है कि भाई ईरान की सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ऐसा है, और उसमें ईरान की पब्लिक भी आती है और ईरान के पॉलिसी मेकर्स भी आते हैं। उनका ये बोलना है कि इतने बड़े समय से हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रहे, अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स रहते तो इजराइल हमको इस हद तक नहीं धमका पाता, सऊदी अरेबिया इस हद तक हमको नहीं धमका पाता, यूएस हमको इस हद तक नहीं धमका पाता। तो कहीं ना कहीं ईरान के लोग और ईरान के पॉलिसी मेकर्स इंडिया की स्ट्रेटजी को अपनाना चाहते हैं। जैसे कि इंडिया का मॉडल है ना कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लिया, अब इंडिया को कोई नहीं डरा सकता, उसी प्रकार से ईरान वाले चाहते हैं कि हम भी न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर लेते हैं। हमारे ऊपर सैंक्शंस तो इन्होंने वैसे ही लगा रखे हैं, अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो ऑब्वियस बात है हमें कोई डरा धमका नहीं पाएगा। लेकिन इस पॉलिसी में रिस्क है, अगर ईरान प्रोएक्टिवली न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करता है तो बहुत चांसेस है कि बीच में इजराइल की तरफ से एक मिलिट्री एक्शन हो सकता है ईरान के ऊपर। इजराइल की तो पॉलिसी है कि भाई अगर कोई भी स्टेट इतना ताकतवर होता नजर आएगा कि वो ईरान को डरा सके, धमका सके, इजराइल को डरा सके, धमका सके, उसकी सोवरेनिटी के ऊपर खतरा हो, तो इजराइल उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो अगर ईरान इज एनीवेयर नियर टू द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वेपन, हो सकता है इजराइल की तरफ से एक मिलिट्री एक्शन आ जाए। इजराइल की तरफ से मिलिट्री एक्शन आएगा तो बैक एंड में सऊदी अरेबिया और यूएई का सपोर्ट इजराइल को होगा ही होगा। तो इस प्रकार की कुछ चीजें ईरान में होती नजर आ रही हैं। ईरान में जून में इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया कि अभी के जो उनके प्रेसिडेंट हैं वो एक मॉडरेट है, ठीक है। अगले प्रेसिडेंट अगर एक कंजर्वेटिव आ जाते हैं तो हो सकता है कि यही डेटरेंट एक चॉइस बन जाए, मतलब कि केवल अब ईरान के पास कोई चॉइस ही ना बचे, ईरान के पास एक ही चॉइस बचे कि भाई हमको किसी ना किसी तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना है। और अगर अपनी ईगो का इशू बना लिया ईरान ने कि हमको न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करना है, तो ओवरऑल ये जो गल्फ वाला इलाका है, वेस्ट एशिया वाला इलाका है, ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। अब इन सारे प्रॉब्लम्स में, इस सारे केओस में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का क्या रोल है? तो कुछ चीजें हुई यहाँ पे। 21 फरवरी को, 21 फरवरी को आईएईए के डायरेक्टर जनरल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी ने एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सिग्नेचर लिए ईरान के, और उसके चलते ईरान ने आईएईए के इंस्पेक्टर्स को परमिशन दी कि ठीक है भाई, आप हमारी कंट्रीज में 3 महीने के लिए आ सकते हैं और 3 महीने के लिए आके हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को चेक कर सकते हैं। सोचिए, एक तरफ पे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है ईरान, इसके ऊपर ईरान और यूएसए के बीच में एग और आपका गेम चल रहा है, बेसिकली कि पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आई, एग और चिकन का गेम चल रहा है। ऐसे के बीच में, इन सब चीजों के बीच में जब जेसीपीओए इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, आईएईए एक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकता है करता है ईरान के साथ, और ईरान अप्रैल तक आईएईए की टेक्निकल टीम को परमिशन दे देते हैं कि आप आके हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को चेक कर सकते हो। जब ये हुआ तो मिस्टर राफेल ग्रॉसी, जो कि आईएईए के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने अमेरिकन को समझाया कि भाई किसी भी प्रकार का कोई रेजोल्यूशन मत पास करो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बोर्ड मीटिंग्स में। राफेल ग्रॉसी ने समझाया कि तुम्हारा जेसीपीओए प्लान तो चल नहीं रहा अमेरिकन को। इन्होंने बोला हम कैसे ना कैसे करके आईएईए के मीटिंग्स में ईरान के साथ थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम जेसीपीओए को इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहे हो, अगर आईएईए की बोर्ड मीटिंग्स में भी रेजोल्यूशन मूव कराओगे तो ईरान हमें भी अपने कंट्री में घुसने नहीं देगा, और जो थोड़े बहुत नॉन प्रोलिफरेशन के एफर्ट्स चल रहे हैं वो भी रुक जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मिस्टर राफेल ग्रॉसी का ये बोलना है कि कल की डेट में ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन तुम्हारा अगर फेल भी हो जाता है
तो कम से कम IAEA की तरफ से लिमिटेड डीलिंग्स चालू रहेंगी। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको ईरान ने साइन किया है। IAEA सचिवालय नहीं है एनपीटी का, ठीक है, और ना ही IAPA के पास ये ताकत है कि वो स्टेट्स को एनफोर्स कर सके कि तुम एनपीटी को मानो। ईरान आज की डेट में एनपीटी साइन करके बैठा है, बट कल की डेट में ईरान बोल देता है कि एनपीटी हम नहीं मान रहे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी कुछ नहीं कर पाएगा। रीजन बीइंग चाइना डिसीजंस को वीटो कर देगा। चाइना ईरान के रिश्ते इस समय पे काफी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन एनपीटी के आर्टिकल 3 को इंप्लीमेंट कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो IAEA को दी गई है, और कहीं ना कहीं IAEA के पास एक्सपर्टाइज है, मैंडेट है और एक्सपीरियंस है कि एनपीटी के और बहुत से आर्टिकल्स को इंप्लीमेंट कर सकता है IAEA। अब एनपीटी के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट सर्विस फंक्शंस कर सकता है IAEA, वो क्या है? पहली बात, IAEA फैसिलिटेट्स एंड प्रोवाइड्स अ चैलेंज फॉर endeavors aimed at further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in territories of non-nuclear weapon states party to the treaty। मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में वो मेंबर्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, उनके यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज हो, ये बात IAEA इंश्योर करवाएगा। इस प्रकार से एनपीटी को इंप्लीमेंट कर सकता है IAEA। दूसरी बात, आर्टिकल 3 ऑफ द एनपीटी ट्रीटी के अंदर लिखा है कि जिस कंट्री ने भी एनपीटी को साइन किया है वो कंट्री अपने नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट को मान रही है नहीं मान रही है, ये चेक कर सकता है IAEA। तो IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी साहब का ये बोलना है कि भाई अगर तुम्हारा ये JCPOA कैंसिल हो जाता है तो कम से कम IAEA तो किसी ना किसी तरीके से ईरान से इंगेज करता रहेगा। अगर तुम IAEA के बोर्ड में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास कर दोगे तो कल की डेट में तो ये खड़े खड़े बोल देंगे कि हमारे देश में IAEA की इंस्पेक्टर्स की भी एंट्री नहीं है, फिर तुम क्या कर पाओगे? ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यही बात बोली गई, द एनपीटी असाइंस IAEA द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरीफाइंग एट द ग्लोबल लेवल थ्रू इट्स सेफगार्ड सिस्टम्स दैट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस नॉट टू यूज देयर पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज टू डेवलप एनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव डिवाइस ऑफ एनी काइंड। मतलब एनपीटी ने IAEA को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि जो भी थोड़ी बहुत न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है नॉन न्यूक्लियर स्टेट जैसे ईरान के पास, वो अपनी इस पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को वेपन बनाने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ये IAEA इंश्योर करेगा, और ये आगे भी IAEA इंश्योर करता रहे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लेकिन यहां पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत है। हो सकता है आगे आने वाले समय में JCPOA हट जाए, JCPOA इंप्लीमेंट ना हो पाए। तो JCPOA इंप्लीमेंट नहीं भी होता पाता है, और अगर आप एक्सपीरियंस देखो JCPOA का, पहले क्या हुआ, पहले ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगे थे, ओबामा ने बोला JCPOA साइन करते हैं तो हम ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटा देंगे। ईरान ने JCPOA साइन किया लेकिन सैंक्शंस नहीं हटे। अब ईरान को यह भरोसा हो गया कि हम कोई भी एग्रीमेंट साइन कर लें, इस बात की गारंटी नहीं है कि सैंक्शंस हटेंगे कि नहीं हटेंगे। तो ईरान ने शर्त ही रख दी है कि पहले सैंक्शंस हटाओ फिर किसी और चीज के ऊपर बातचीत होगी। तो कुल मिला के यहाँ पे जो केसेस है ना, काफी हैफेजर्ड हो गए हैं, एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, और ईरान का ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बिल्कुल सही है। बहुत लंबे समय से उनकी इकोनॉमी सैंक्शंस के अंदर रही है, बहुत लंबे समय से वो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है अब वो हर इस बात को इंश्योर करेंगे कि पहले सैंक्शंस हटाओ बाद में कोई नेगोशिएशन। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें। गुड बाय।